Welcome to the fourth video lecture of Standard 8, Chapter number 2, Microorganisms, Friend and Foe. Okay? तो लास्ट वीडियो में मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था, हमने टेबल देखा था जिसमें हमने अलग अलग डिजीज, उसके ट्रांसमिशन किससे होता है और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है वो हमने देखे थे। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। ऐसी डिजीज है जो सिर्फ एनिमल्स में ज्यादातर देखने को मिलती है और वो किससे होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो यहाँ आप लोगों की बुक में एक नेम दिया है एंथ्रेक्स करके। एंथ्रेक्स करके एक डिजीज हुई है, वो बहुत ज्यादा मतलब कि डेंजर डिजीज थी जो एनिमल्स में ज्यादातर पाई गई थी और वो किससे हुई थी? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। वहां पे क्या होता था, ऐसी डिजीज में सिम्टम्स क्या देखने को मिलते थे कि जो भी एनिमल्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता था तो वहां पे उन लोगों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती थी, फीवर होता था, धीरे धीरे कन्वर्जन्स मतलब कि ऑलरेडी बॉडी पूरी तरह से डेथ जैसा हो जाता और लास्ट में डेथ हो जाती थी एनिमल्स की। ये इतनी जल्दी फास्ट और रैपिड इन्फेक्शन होता था इसका कि अगर डॉक्टर उसके सिम्टम्स चेक करे और उसके डायग्नोज करे उसके पहले तो एनिमल्स की वो डेथ हो जाती थी। तो ऐसी डिजीज थी जो सिर्फ एनिमल्स में पाई गई थी, वो है एंथ्रेक्स डिजीज। ओके, ये एंथ्रेक्स डिजीज किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट कोच ने। कौन से ईयर में? 1876 में। जो बोला था कि ये डिजीज होती है कौन से बैक्टीरिया से? बैसिलस एंथ्रेसिस से। ओके, और ये बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से ये डिजीज हो रही थी, इसीलिए ये डिजीज का नाम दे दिया एंथ्रेक्स डिजीज। ओके, ये डिजीज एनिमल्स में होती थी, बट वही एनिमल्स को जब ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते थे मतलब खाते थे तो वो डिजीज ह्यूमन बीइंग में भी पाई जाती थी। और वहां पे ह्यूमन बीइंग को सिम्टम्स क्या देखने को मिलते थे? छोटे छोटे ब्लिस्टर्स स्किन पे देखने को मिलते थे और साथ में उसके साथ साथ यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को सांस लेने में भी तकलीफ होती थी, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते थे। ओके, तो आई होप आप लोगों को एंथ्रेक्स समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। ओके, जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में माइक्रोऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिजीज होती है, वैसे प्लांट्स में भी बहुत सारे डिजीज देखने को मिलते हैं। सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। बहुत सारी ऐसी डिजीज है जिसमें प्लांट्स डिजीज है जो अलग अलग प्लांट्स में देखने को मिलती है। वो हम देखो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है आप लोगों की बुक में, उसमें से पढ़ेंगे हम वन बाय वन। ओके, देखो फर्स्ट डिजीज है दैट इज द साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर में क्या होता था? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था। साइट्रस कैंकर मतलब कि जो साइट्रस फ्रूट होते हैं जैसे कि लाइम, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स वगैरह, आंवला, ऐसे फ्रूट्स में क्या होता था? इन्फेक्शन लग जाता था। किसका? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और वहां पे छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते थे। ओके, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था? एयर। ये एक जगह से दूसरी जगह एयर से ट्रांसमिट होता था। नाउ रस्ट ऑफ वीड। रस्ट ऑफ वीड मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई आयरन में रस्टिंग लग जाता है, काट लग जाना, तो वैसे उसी टाइप का कुछ वीट प्लांट्स में भी देखने को मिलता था। जो गेहूं होते हैं उसके लीव्स पे ऐसे काट जैसा देखने को मिलता है, रस्टिंग जैसा। और वो किससे होता था? फंगी से, क्योंकि वहां पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता था। वो किससे? मोड ऑफ ट्रांसमिट उसका क्या है? एयर एंड सीड्स। एयर मतलब तो एक जगह से दूसरी जगह एयर ट्रांसमिट होती है तो ये डिजीज भी ट्रांसमिट होगी। बट सीड्स मतलब कि अगर कोई सीड्स होते वही सीड्स हवा के थ्रू दूसरी जगह जाके गिरते तो ये डिजीज वहां पे भी जाके लग जाती थी। नाउ यहाँ पे और एक डिजीज दी है जो प्लांट डिजीज है, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, ओकरा। जैसे कि ओकरा मतलब भिंडी प्लांट्स जो होते उसके जो लीव्स होते उसके लीव्स में येलो कलर के वेन्स बन जाते थे। वेन मतलब कि जैसे हमारी नस कैसे होती है वैसे येलो कलर की वेन्स देखने को मिलती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वहां पे वो प्लांट में वायरल इन्फेक्शन लग जाता है और वो वायरल इन्फेक्शन किससे ट्रांसमिट होता है? इंसेक्ट्स से। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये प्लांट डिजीज समझ में आ गया होगी। ये तीन डिजीज याद रखना, साइट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ वीट एंड येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, ओकरा प्लांट। ओके, नाउ हम यूज ऑफ सर्टेन केमिकल व्हिच किल्स द माइक्रोब्स। फूड पॉइजनिंग हम लोग पढ़ते कि फूड पॉइजनिंग क्या है। देखो, Buju was invited by his friend to a party and he ate a variety of
food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. बुझो, आप लोगों को पता है बुझो पहले हमारे हर चैप्टर्स में आ ही जाते हैं, आप लोगों को याद भी होगा। वही बुझो एक बार उसके फ्रेंड ने उसको पार्टी में इनवाइट किया था, वहाँ पे उसने बहुत सारे फूड स्टफ्स खाए थे। जब वो घर आया तो उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई तो उसके पेरेंट्स उसको कहाँ ले गए? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जब गए तब उसको पता चला कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गया है। तो फूड पॉइजनिंग किससे होता है? फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम कोई खाना खाते हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन लग गया हो या तो कोई वायरल इन्फेक्शन लग गया हो, वही फूड को जब हम कंज्यूम करते हैं तब हमको डिजीज होने के, जैसे फूड पॉइजनिंग जैसे डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड में ग्रो होते, वो ग्रो होते होते धीरे धीरे हमारे फूड को वो टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही टॉक्सिक सब्सटेंस जब हम खाते तब हमको फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी होती है। फूड पॉइजनिंग एक ऐसी बीमारी, अगर वो सीवियर हो गई, मतलब कि ज्यादा सीवियर हो गई तो डेथ भी हो सकती है। ओके, नाउ मैं तो फूड, वही टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं? हमारे फूड को पॉइजनस करते हैं, और वही फूड पॉइजनस हमको इलनेस एंड इवन डेथ। मैंने बोला कि फूड पॉइजनिंग एक ऐसी बीमारी अगर ज्यादा सीवियर, मतलब बहुत ज्यादा हो गई क्रॉनिक, तो वो हमको डेथ भी हो सकती है। फूड प्रिजर्वेशन, ना आप लोगों को पता है कि हमारे फूड उसको, जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में, कि हम लोग ग्रेन्स को कैसे, लास्ट में समझा था ग्रेन्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं। तो ग्रेन्स को प्रिजर्व करना, ग्रेन्स को स्टोर करना अच्छे से ताकि कोई इन्फेक्शन ना लगे। तो इसी तरह हमारे फूड को भी प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वहां पे कोई भी इन्फेक्शन ना लगे। कैसा इन्फेक्शन? जैसे कि फंगल इन्फेक्शन वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के ब्रेड घर में पड़ी हो तो वहां पे मॉइस्चर लगने के कारण धीरे धीरे वहां पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और धीरे धीरे वही फंगस जर्मिनेट हो के वहां पे ग्रो होता है, और सारे जो ब्रेड स्लाइसेस होंगे उसको स्पॉइल कर देगा। तो वही फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए हमको फूड को प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फूड एक बार स्पॉइल हो गया तो वहां से बैड स्मेल आएगा, बैड टेस्ट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। हमारे फूड कैसा हो जाता है? रैंसिड हो जाता है। रैंसिड मतलब वहां से बैड स्मेल आएगा, बैड टेस्ट। ओके, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, पहली है बुझो के साथ जो उसकी पार्टनर है पहली, उसने क्या सोचा कि हम मतलब कि कुछ भी खाते, फॉर एग्जाम्पल मैंगोज, अभी मैंगोज की सीजन चल रही, तो मैंगोज जब हम रख देते हैं इसे घर में थोड़े टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमने रख दिया, एक महीने के बाद हम भूल गए, फिर खोल के देखा तो वो पूरी स्पॉइल हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। बट वही मैंगोज का जब हम पिकल्स बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो वो स्पॉइल नहीं होती। तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि पिकल्स क्यों स्पॉइल नहीं होते? हालांकि मैंगो स्पॉइल हो जाते हैं, पिकल्स क्यों स्पॉइल नहीं होते? तो इसका आंसर हमको कहाँ मिलेगा? हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे, वहां हमको उसका आंसर मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें होती है जो हमारे फूड को प्रिजर्व करके रखती है। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़े बहुत कॉमन मेथड है जो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में काम आते हैं, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड। ओके, केमिकल मेथड में क्या होता है? Salts and edible oil are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. बहुत सारे salts और edible oil, salts ज्यादातर common salt हम यूज करते हैं, और edible oil ऐसे oil जो हम खा सकते हैं, ऐसे oil को हम फूड प्रिजर्व करने के लिए यूजफुल लेते हैं, और इसको हम क्या नाम देंगे? प्रिजर्वेटिव्स। ओके, क्यों हम ऐड करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल वी ऐड सोल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ज्यादातर हम लोग सोल्ट, हम पिकल्स बनाते हैं उसमें एक्स्ट्रा सोल्ट डालते हैं, या तो फिर एसिड प्रिजर्वेटिव्स कभी कभी लाइम और वगैरह, विनेगर इज ऑल्सो एसिटिक एसिड। तो ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हम डालते हैं ताकि हमारा फूड अच्छे से प्रिजर्व रहे। देखो यहाँ पे दो एग्जांपल दिए, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटावासल्फाइड। ये दोनों केमिकल्स ऐसे हैं जो ज्यादातर फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जो फूड पैकेट्स होते हैं, फूड इंडस्ट्री से डायरेक्टली पैक्ड होकर आते हैं, उसमें ये प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं। आप लोग कभी कभी फूड पैकेट्स में पीछे लेबल में देखना, वहां पे लिखा होगा फूड प्रिजर्वेटिव्स,
कौन से प्रिजर्वेटिव्स अंदर डाले, तो ज्यादातर ये नेम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबेंजोएट। ओके, ताकि हमारा जो पैकेट है, जो हमारा खाना है वो बिगड़े नहीं। ओके, और फूड प्रिजर्वेटिव्स ज्यादातर देखो जैम्स वगैरह हम लेते हैं, स्क्वॉशेस, ये जितने भी चीजें हम लेते कभी बाहर से पैक्ड आइटम मिल देते उसमें ये प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं फूड इंडस्ट्री वाले। नाउ प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जैसे कि हमारा NaCl दैट इज द कॉमन सॉल्ट, उससे हम कौन कौन सी चीज को प्रिजर्व करते हैं, तो कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट, fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes and tamarind. देखो कॉमन सॉल्ट है वो ज्यादातर अगर मीट को, फिश को, ऐसी सब चीजों को बहुत टाइम तक हमको उसको प्रिजर्व करके रखना है तो उसको सोल्ट के साथ मिक्स करके उसको प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि वो थोड़े टाइम तक वो प्रिजर्व रह सके, स्पॉइल ना हो। बाकी जैसे कि आंवला वगैरह है, आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों के घर पे जार में आपकी मम्मी आंवला या तो फिर कोई रो मैंगोस, कच्ची मैंगो होते हैं या तो टैमरिंड, इमली वगैरह, उसको अगर आप लोगों को पैक करके रखना हो, बहुत टाइम तक यूज करना हो तो वो सोल्ट के साथ पैक करके रखते हैं ताकि वो बहुत टाइम तक ऐसे ही रह सके, बिगड़े नहीं। ओके, वहां पे कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना लगे। नाउ अब हम थर्ड, पहले हमने क्या देखा केमिकल मेथड, सेकंड क्या देखा प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब हम देखेंगे प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर भी एक ऐसे प्रिजर्वेटिव है जो यूजफुल होती है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। Jams, cherries, squashes are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibit the growth of bacteria to spoil food. Okay, jams वगैरह है जो हम बाहर से लेते हैं उसको ज्यादातर शुगर से प्रिजर्व करते हैं। शुगर से क्यों प्रिजर्व करते हैं? क्योंकि शुगर डालने से क्या होगा, वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कम होगा और मॉइस्चर नहीं होगा तब वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, तो वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाएगा तो वो फूड को स्पॉइल कर देगा। इसलिए जैम्स, जेलीज वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए वहाँ पे शुगर ऐड करते हैं। नाउ प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ओके, ऑयल और विनेगर से कैसे प्रिजर्व करते हैं? यूजेस ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लाइव इन सच एन एनवायरनमेंट। वेजिटेबल्स जैसे कि पिकल्स की बात की थी हमने, अचार वगैरह है उसमें क्या डालते हैं ज्यादातर? विनेगर। मैंने बोला था विनेगर डालते हैं, एसिड डालते हैं। कौन सा एसिड? कोई दूसरा एसिड नहीं डालते, कोई डेंजरस एसिड नहीं डालते। विनेगर इज ऑल्सो अ एसिड। कौन सा एसिड है वो? एसिटिक एसिड। ओके, तो विनेगर और ऑयल को हमारे किसमें डालते हैं? अचार में डालते हैं ताकि वहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो, हमारे पिकल्स में बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो, इसीलिए वहां पे विनेगर और ऑयल ऐड करते हैं। नाउ विनेगर और ऑयल से और कौन सी चीज हम प्रिजर्व कर सकते हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट। ये चारों चीजें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट, इसको भी प्रिजर्व करने के लिए हम ऑयल और विनेगर का यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। देखो कोई कोई चीजें गर्म करने से प्रिजर्व रहती है, कोई चीजें ठंडी करने से प्रिजर्व रहती है। फॉर एग्जाम्पल बाहर से जब दूध आता है तब हम पहले क्या करते हैं, उसको गर्म करने रख देते ताकि वो स्पॉइल ना हो जाए, वहां पे कोई बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ ना हो। ओके, तो इसके कारण हमारा जो मिल्क है वो प्रिजर्व रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे घर पे जब दूध आता है तब आपकी मम्मी पहले क्या करेगी, उसको गर्म कर देगी और फिर स्टोर करेगी ताकि वहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्फेक्शन ना हो। ओके, और बॉइलिंग करने से दूसरा क्या होता है, मिल्क को बॉइलिंग करने से अगर वहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आप लोग देखोगे तो हम कोई चीजों को लो टेम्परेचर में, फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर में हम उसको स्टोर करके रखते हैं। Similarly, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microorganisms. Okay? कोई चीजें हम लोग फूड प्रोडक्ट्स लाते हैं बाहर से, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह, उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। उसका रीजन ये है कि कोल्ड एनवायरनमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसीलिए हम ज्यादातर हमारे फूड आइटम्स से वो रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं। ओके, चलो अब व्हाई डज द मिल्क
that comes in packets not spoiled. ओके, जो हम लोग बाहर से दूध पैकेट्स में लेते, आप लोगों ने देखा होगा कि मिल्क कोई कोई पैकेट्स में आता है, वो स्पॉइल क्यों जल्दी नहीं होता। ओके, वो ऐसे वो कौन सा मिल्क होता है, वो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा। जैसे कि बुझो और पहले के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो मिल्क है वो क्यों स्पॉइल नहीं होता, उसके पीछे रीजन क्या है। तो वो कौन सा मिल्क होता है, पास्चराइज्ड मिल्क। कौन सा मिल्क होता है, पास्चराइज्ड मिल्क। और वही मिल्क उसमें पैकेट्स में फिलअप करके रखते हैं और फिर उसको बेचते हैं और वो स्पॉइल नहीं होता। ये पास्चराइज्ड मिल्क कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 मिनट्स। जो दूध होता है उसको 15 to 30 सेकेंड्स के लिए 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसको हीट किया जाता है। सिर्फ कितने सेकेंड्स के लिए, ओनली फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। जो दूध आता है उसको 15 से 30 सेकेंड तक उसको पहले गर्म करते 70 डिग्री सेल्सियस में एंड देन सडनली चिल्ड, और फिर वही गर्म करके उसको अचानक से चिल्ड मतलब जो फ्रीजर होता है उसमें डाल देते ताकि एकदम से चिल्ड हो जाए एंड स्टोर, फिर उसको स्टोर करते। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर एंड इट इज कॉल्ड द पास्चराइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की बुक में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पास्चराइजेशन। तो क्या होगा, जो मिल्क होगा द मिल्क शुड बी heated at 70 degree Celsius temperature for only 15 to 30 seconds and then it is suddenly chilled। फिर उसको अचानक से हम ठंडा कर देंगे एंड देन उसको हम स्टोर करेंगे। तो ये मिल्क को हम बोलेंगे पास्चर्ड मिल्क। और पास्चर्ड मिल्क क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसका जो था ये जो इसका डिस्कवरी किसने की थी, लुईस पास्चर ने, और उसी के नाम से ये मेथड का नाम दे दिया पास्चराइजेशन। ओके, now storage and packing. These days dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microorganisms। हमारे घर पे जितने भी वेजिटेबल्स आते और ज़्यादातर पैकेट्स आते, फूड पैकेट्स आते, वो एयरटाइट सील्ड होते ताकि वहाँ पे कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। फॉर एग्जांपल आप लोग पोटैटो चिप्स वगैरह, वेफर्स वगैरह के पैकेट्स बाहर से लेते हो, बाहर से खरीदते हो, तब उसमें आप लोग खोलोगे तब उसमें से एयर निकलती है। वो कौन सी एयर निकलती है, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करते ताकि वो जो हमारा फूड है, हम जो वेफर्स खाएंगे, पोटैटो चिप्स वगैरह जो खाते, उसमें से बैड स्मेल या तो बैड टेस्ट ना आए। वही रानसिडिटी से हमको प्रिवेंट करने के लिए उसमें मैन्युफैक्चरर्स जो होते वो नाइट्रोजन गैस को फ्लश करते। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो। नाउ स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में आप लोगों को पता है, जैसे कि क्लास 6 और 7 में ऑलरेडी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, दैट इज द राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट नोड्यूल्स में। कौन से प्लांट के रूट नोड्यूल्स में, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में। लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पल्सेस, जैसे कि सोयाबीन है, ओके, पीज है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। वही लेग्यूमिनस प्लांट के जो रूट होते हैं वहां पे राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वही राइजोबियम बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करता है, कहाँ पे, सोइल में। इसीलिए ये पॉइंट का नाम दे दिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो एक बात याद रखना, नाइट्रोजन हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा, मोस्टली 78% ऑफ नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बट डायरेक्टली प्लांट वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि वहां डायरेक्टली कोई ऐसी मेथड नहीं है कि प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से ले ले। जैसे कि CO2 को ले सकता है, वैसे नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली नहीं ले सकता। तो उसके कारण नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए। तो ये सारी चीजों के लिए नाइट्रोजन तो इंपॉर्टेंट है। तो ये नाइट्रोजन प्लांट्स को कहाँ से मिलेगा, तो वही नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से कौन लेगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट्स में, और वही रूट्स में वो फिक्स करेगा नाइट्रोजन को और वही नाइट्रोजन जाएगा प्लांट्स में। तो ये ऐसी मेथड को हम बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो एक बात हमेशा याद रखना कि नाइट्रोजन जो है
वो उसको उसका जो परसेंटेज है 78% जो एटमॉस्फेयर में है वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बैक्टीरिया है प्लांट्स को देते रहेगा नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर से लेके देते रहेगा, तो क्या होगा, नाइट्रोजन तो धीरे धीरे कम होता जाएगा एटमॉस्फेयर से। बट जब भी देखोगे तब नाइट्रोजन 78% ही अवेलेबल होता है। तो वो कैसे अवेलेबल होता है, उसके लिए हमको एक साइकिल पढ़नी पड़ेगी कि नाइट्रोजन कहाँ से कहाँ जाता है, पूरा उसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। जैसे आप लोगों ने आगे पढ़ा होगा वाटर साइकिल कि वाटर कहाँ से कहाँ जाता है, वैसे ही एक पूरी नाइट्रोजन की भी साइकिल है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, our atmosphere contains 78% of nitrogen। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल है, बट वो नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता। तो नाइट्रोजन तो चाहिए प्लांट को, क्यों चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रोटीन बनाने के लिए, क्लोरोफिल के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए, विटामिन के लिए प्लांट्स को तो नाइट्रोजन चाहिए। तो अब वो प्लांट्स नाइट्रोजन कैसे लेगा वो हम देखते हैं। नाउ द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल। कोई भी प्लांट और एनिमल्स डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकता एटमॉस्फेयर से। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae present in the soil fix the nitrogen from the atmosphere and convert it into the compounds of nitrogen। जैसे कि बैक्टीरिया वहां पे रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट है और ब्लू ग्रीन algae भी प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, सोइल में। वो क्या करेगा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको लेके उसको नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, NO2, NO3 या तो फिर अमोनिया के फॉर्म में NH3 में कन्वर्ट करके उसको वहां पे फिक्स कर देगा। और वही जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो कौन लेगा, प्लांट्स। और इससे ही नाइट्रोजन प्लांट्स को मिलता रहेगा। ओके, once nitrogen is converted into the usable compound, it can be utilized by plant from the soil through the root। ऐसे ही प्लांट रूट से नाइट्रोजन को लेता रहेगा। नाइट्रोजन is then used for the synthesis of plant protein and other compound। वही नाइट्रोजन जब प्लांट को मिल जाता है फिर वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज विदाउट नाइट्रोजन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज नॉट पॉसिबल। ओके, Animals feeding on plant get this protein and other nitrogenous compound। वही प्लांट को एनिमल्स खाएंगे, वही प्लांट को जो ह्यूमन बीइंग खाएंगे, तो वो प्रोटीन फिर प्लांट से हमारे बॉडी में ट्रांसफर होता जाएगा। ऐसे ही सबको प्रोटीन कैसे मिलता है, इस तरह से प्रोटीन सबको मिलता जाएगा। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into the nitrogenous compound to be used by plant again। जब फॉर एग्जाम्पल अब प्लांट में प्रोटीन बन गया, मतलब वहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके, वही प्लांट को जब हम खाएंगे तो हमारे भी प्रोटीन आ जाएगा, हमारे में भी नाइट्रोजन आ जाएगा। फिर जब एनिमल्स की डेथ हो जाती है या तो फिर कोई प्लांट्स की डेथ हो जाती है, वो फिर धीरे धीरे हम क्या होंगे, सोइल में मिक्सअप हो जाएंगे। वही सोइल जो हमारे में नाइट्रोजन होगा वो वापस कहाँ चला जाएगा, सोइल में। ओके, तो वो सोइल में कन्वर्ट नाइट्रोजन को कौन डालेगा वहां पे, बैक्टीरिया एंड दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, now certain other bacteria convert some part of them to nitrogenous gas which goes back into the atmosphere। as a result the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant। जैसे कि एक बार वापस से जो नाइट्रोजन था वो पहले एटमॉस्फेयर से सोइल में गया, सोइल से प्लांट में गया, प्लांट्स में हम तक पहुंचा। फिर जब हमारी या एनिमल्स की या प्लांट की डेथ हो जाएगी वापस हम सोइल के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। फिर जो वो नाइट्रोजन है वो वापस सोइल को मिल जाएगा। कोई नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इसीलिए जो 78% नाइट्रोजन वो बैलेंस रहता है, वो वहां से कम नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर में बैलेंस्ड कैसे रहता है। तो इस तरह से पूरी साइकिल चलती रहती है, नाइट्रोजन साइकिल। इसीलिए नाइट्रोजन का जो परसेंटेज हो वो बैलेंस रहता है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल दे दिए, मैं वन बाय वन आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, फर्स्ट यहाँ से आप लोग देखते जाओ। पहले नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके,
नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था। ओके, नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट था? एटमॉस्फेयर में। फिर वो नाइट्रोजन को किसने फिक्स किया? देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोइल है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन यहाँ से आके सोइल में फिक्स हुआ। कौन फिक्स करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, कहाँ प्रेजेंट होंगे? रूट नोड्यूल्स में। कहाँ प्रेजेंट होंगे? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में। नाइट्रोजन फिक्स हो गया, अब क्या होगा? बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। वो जो बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट होंगे वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे और फिर उसको नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट नाइट्रोजन प्लांट नहीं ले सकता, उसको NO2, NO3 या तो फिर अमोनिया के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, एक बार वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, फिर क्या होगा? कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल, फिर वो सोइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, फिर उसको कौन लेगा? इट इज अपटेक बाय प्लांट्स। ओके, नाइट्रोजन कहाँ आया? सोइल में। सोइल में आके नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, वही नाइट्रोजनस कंपाउंड सोइल के साथ मिक्सअप हो गया, वही नाइट्रोजनस कंपाउंड फिर कौन लेगा? प्लांट लेगा। अब जब प्लांट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वहां पे, फिर वो नाइट्रोजन कहाँ जाएगा? जब वही प्लांट को जब हम खाएंगे या तो कोई एनिमल्स खाएगा तो उसमें ट्रांसफर होगा ट्रांसफर, प्लांट से एनिमल में ट्रांसफर हुआ। वही एनिमल्स जब डेथ हो जाएगी या तो फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करेंगे, जब एनिमल्स में से या तो ह्यूमन बीइंग में से जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होगा या तो फिर वही एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग की डेथ होगी, तो वापस वो नाइट्रोजन कहाँ जाएगा? सोइल में। ओके, वापस वो सोइल में मिक्सअप हो जाएगा। ओके, बट यहाँ पे कभी कभी जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्गी प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? जो वापस यहाँ पे से नाइट्रोजन आ रहा है उसको गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं। ओके, थोड़ा बहुत तो सोइल में मिक्स होगा और थोड़ा बहुत गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होके वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो जितना नाइट्रोजन आया था उतना ही गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होके वापस जा रहा है, इसीलिए एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वहां से कम नहीं होता या तो वहां से उससे ज्यादा नहीं होता, वो पूरा बैलेंस रहता है। देखो, ये पूरी साइकिल मैंने समझा दी, बट एक और चीज यहाँ पे एरो करके लिखा है, लाइटनिंग। बैक्टीरिया से तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता ही है, बट कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा रेनी सीजन में बिजली होती है। बिजली जब होती है तब क्या होगा? वहां पे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो बिजली होने के कारण वो नाइट्रेट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाइट्रोजन से नाइट्रेट मतलब एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, एंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तब NO2 फॉर्म या NO3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। वही नाइट्रेट्स जो है उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो पानी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। वो रेन ड्रॉप्स जो आता है उसमें सोल्यूबल हो जाते हैं, वही रेन ड्रॉप्स वो नाइट्रोजन को लेके सोइल में आता है। ओके, और फिर वो नाइट्रोजन प्लांट्स को मिल जाता है। तो इसी तरह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नीचे लाइटनिंग भी ला सकता है, इसीलिए यहाँ पे एरो करके लाइटनिंग लिखा है। तो ये पूरी जो साइकिल है वो एटमॉस्फेरिक साइकिल है और सॉरी नाइट्रोजन साइकिल है, और आई होप आप लोगों को ये नाइट्रोजन साइकिल समझ में आ गई होगी। नाउ आप लोगों का चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट है, पूरा चैप्टर आई होप आप लोगों को एक्सप्लेन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे डायरेक्टली फोन करके पूछ सकते हो। PDF जो भी मिलेगा उसको सॉल्व करना है अच्छे से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।